तो जी हाँ, नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं जीडीपी के कैलकुलेशन के बारे में, यानी कि देश में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका कैसे और किन विधियों के द्वारा उसको निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से इस पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मैं इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसके पीछे कुछ तो सोशल वर्क्स किए जा रहे थे और उसके साथ में कुछ जो है फैमिली इश्यूज़ के चलते मैं आ नहीं पाया था प्रॉपर। लेकिन हाँ, अब हम लोग जो है आज से इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। और सबसे पहले देखो, अगर हम जीडीपी के कैलकुलेशन के मेथड की बात करें तो थोड़ा प्रीवियस क्लास के एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जीडीपी किसे कहते हैं, तो आई थिंक आपको जो है इतनी बात समझ में आती है। जीडीपी में देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जहाँ पर भी डोमेस्टिक लिखा होता है मतलब कि उस देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वो कहलाता है उसका जीडीपी। चाहे वो मतलब हम लोग बात करें कि वहां पर एंटिटी या जो यूनिट होती है वो किसी भी देश की हो, भारत की कोई कंपनी हो जो भारत में उत्पादन कर रही है, विदेशी कोई कंपनी हो जो भारत में उत्पादन करे, तो वो सारा का सारा भारत में जीडीपी कहलाएगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री के भीतर जो है या डोमेस्टिक जो टेरिटरीज हमारी आती हैं उसके भीतर जो है उत्पादन कर रहा है। राइट, यहां तक की बातें सबको क्लियर थी। अब यदि बात करें कि इस जीडीपी को निकाला कैसे जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए तीन जो है हमारे पास में विधियां हैं, तीन हमारे पास मेथड्स आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मेथड की बात करें तो उसमें आता है इनकम मेथड, दैट इज जो आय विधि होती है, मतलब कि टोटल कितनी आय हम लोगों ने की है, उत्पादन के जितने भी क्षेत्र के उन सबका जो अंतिम मूल्य होता है वो आय विधि से कैलकुलेट हो सकता है। दूसरा आता है इसमें व्यय विधि, यानी कि एक्सपेंडिचर जो मेथड है, खर्च कितना किया है, व्यय कितना किया है, उस विधि से हम इसको जान सकते हैं। और तीसरा आता है प्रोडक्शन मेथड, यानी कि उत्पादन की जो सुविधा है उस उत्पादन विधि के आधार पर, जिसको जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं जीवीए के रूप में, तो उसके आधार पर हम लोग तीन तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो अब हमें इसको जो है एक एक करके जानना है, एक एक करके इसको पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आय साधन क्या होता है या इनकम विधि क्या होता है। देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनकम मेथड के भीतर क्या होता है कि जितने भी हम एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों को देखते हैं, उन कारकों से जितनी भी आय अर्जित की जा रही है वो सारा उत्पादन विधि के भीतर आएगा। और यदि बात करें कि यहां पर हमने बात की है कि उत्पादन के कारक, यानी कि जो फैक्टर्स हैं किस चीज के, दैट इज प्रोडक्शन के। अब प्रोडक्शन के फैक्टर्स में क्या जुड़ जाता है, देखो इसमें जो है लैंड यानी कि भूमि जुड़ जाता है, लेबर यानी कि श्रम जुड़ जाता है, इसके अलावा जो है पूंजी दैट इज कैपिटल इसमें जुड़ जाएगा, और साथ साथ में जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, ये भी इसमें जुड़ जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य आप यूं समझ सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के भीतर जितने भी हमारे पास में उत्पादन के कारक हैं, जो भी साधन हैं, जिनमें हम लोगों ने श्रम की बात की है, भूमि की बात की है, मैनेजमेंट जो है इसमें शामिल हो जाता है, और साथ साथ में इसमें जो है पूंजी इसमें शामिल होती है। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद जो आय हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग इनकम मेथड से निकाल सकते हैं। हाँ, यदि बात करें तो इनकम मेथड्स के लिए हम लोग एक फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल WIPR इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, ये फैक्टर कॉस्ट की जीडीपी है, मार्केट प्राइस की नहीं। फैक्टर कॉस्ट को हम लोग जो है फैक्ट्री मूल्य भी लिख सकते हैं या कारक मूल्य या लागत मूल्य भी कहते हैं, मतलब किसी चीज को बनाने में जो लागत लग रही है। राइट, जैसे फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना, फॉर एग्जांपल ये पेन बना, तो ये फैक्ट्री के भीतर कितने का बना होगा वो फैक्टर कॉस्ट है, और मार्केट में कितने का बिका होगा वो मार्केट कॉस्ट है। मान लीजिए इसको जो है फैक्ट्री में बनाने में लगा होगा 100 रुपया, तो इसका फैक्टर कॉस्ट कितना है, 100 रुपया है। लेकिन ये मार्केट में जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है एमआरपी पे जो बिका होगा, लेट कर लेते हैं 150 का बिका, तो ये मार्केट प्राइस है। अभी हम लोग जो जीडीपी देख रहे हैं वो फैक्टर कॉस्ट पे, बनाने में उसका कितना जो है लागत लगा है। राइट, और इसी में इनकम मेथड के आधार पर हम लोगों ने जानना है। अब सवाल ये कि सर WIPR क्या है। देखो, WIPR का यहां पर तात्पर्य है, W स्टैंड फॉर द वेजेस, I स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट, P स्टैंड फॉर द प्रॉफिट एंड R स्टैंड फॉर द रेंट। यानी कि जब भी हम लोग वेजेस लागत या मजदूरी की बात करेंगे तो वो किस पर लगता है, दैट इज लेबर। लेबर मतलब जो वर्कर से काम करने वाले जो मजदूर है। इंटरेस्ट किस पर हमें मिलता है, इंटरेस्ट मतलब समझते हैं ना, दैट इज जो लाभ हमें मिलता है वो मिलता है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, जो हमने पैसा लगाया है। उसके अलावा प्रॉफिट, प्रॉफिट जो होगा ये किस पर मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में कोई उद्योग है, कोई उद्यमी है तो
उसने क्या किया, उसने लेबर लगाई, उसने कैपिटल पूंजी लगाई, तो उससे उसको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं उससे लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा उसके उद्योग में। और एक और इसमें जुड़ता है रेंट, यानी कि हम लोग जो है पे किस पर करते हैं, रेंट। तो रेंट हमारा आता है या तो लैंड कह सकते हैं भूमि पर, या बिल्डिंग्स कह सकते हैं भवनों पर। यानी कि जब कभी हम लोग क्या देखें कि किसी अर्थव्यवस्था के भीतर वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट को लेकर कितना लेबर, कितना जो है कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और साथ में जो है लैंड या बिल्डिंग्स पर आय प्राप्त हुई है, तो उसको हम लोग जीडीपी एट फैक्टर प्राइस के रूप में जो है इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। पहले मेथड के रूप में आप लोग इस तरीके से जानते हैं। अब इसको समझते हैं एक उदाहरण के तरीके से, एक फॉर्मूले के आधार पर। देखो, जीडीपी इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम प्लस सेल टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब मूल्य में जो ह्रास हुआ है, जो कमी हुई है, ठीक है, प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, इसको आप लोग याद रखना है। वापस एक बार फॉर्मूला समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात कि कुल राष्ट्रीय आय, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में जो नेशनल टोटल जो जीडीपी निकला है वो निकला है 250 रुपये। अब ये हम लोगों ने इसमें नेशनल इनकम 250 में से मान लेते हैं कि 150 इसका नेशनल इनकम था, राइट। प्लस इसमें जो है सेल टैक्सेस, बिक्री पर जो कर हमें मिला है वो बिक्री कर कितना है, लगभग 30 रुपया है, राइट। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, यानी कि जो भी हमने मूल्य ह्रास किया है, यानी कि जो भी किसी वस्तु का डेप्रिसिएशन निकला हो वो लगभग 20 रुपये उसमें ऐड हो गया। और विदेशों से हमने जो आय अर्जित की है, ठीक है, विदेशों से जो आय अर्जित की है उसमें लगभग 50 रुपये जुड़ गया। तो जब इन सारे फैक्टर्स को जोड़ देंगे तो वो फैक्टर्स जुड़कर आपस में क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। तो ये हमारे पास में जीडीपी का एक फॉर्मूला हो सकता है अंडर दी फर्स्ट मेथड, दैट इज द इनकम मेथड। तो इनकम मेथड्स में ये सारा चीज आता है। अब सवाल यहां पर ये बनता है कि सर जो इनकम मेथड्स में आपने ये सारे फैक्टर्स बताए हैं, इनका तात्पर्य क्या है। जैसे सबसे पहले हमने बात की है टोटल नेशनल इनकम की। तो टोटल नेशनल इनकम या कुल राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे हम लोग, देखो सभी मजदूरी जो हमने अभी बात की है, ठीक है, वेजेस की बात की हम लोगों ने, कॉमा जो भी किराया है यानी कि रेंट है, जो भी हमारे पास में ब्याज यानी कि इंटरेस्ट और लाभ है यानी कि प्रॉफिट है, इसका योग जो होता है वो बिक्री कर में आता है, जिसमें सभी वस्तुएं और सेवाओं की खरीद पर जो लगाया गया है सरकारी पैसा, जो टैक्स लगाया गया है, उसको हम लोग नाम दे देंगे ये क्या है, टोटल इनकम है। तो जो इससे पहले हमने फॉर्मूला की बात की थी, राइट, WIPR इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब उसमें आ क्या रहा है, उसमें वेजेस भी आ रहे हैं, उसमें रेंट भी आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है और उसमें प्रॉफिट भी आ रहा है, और इन सब से जो हमें क्या मिला है, आय मिली है, वो इनकम मेथड में ऐड हो सकता है। दूसरा इसमें देखो यहां पर मतलब है बिक्री कर क्या होता है, सेल टैक्स किसे कहते हैं, किसी वस्तु और सेवा की खरीद पर लगाए जाने वाला जो एक सरकारी कर होता है उसको हम लोग जो है बिक्री कर का नाम देते हैं। मूल्य ह्रास का मतलब क्या है, किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन को कैसे निकाला जा सके, राइट। तो अगर मूल्य ह्रास की बात करें तो इसकी जो है उपयोगी जीवन के आधार पर एक संपत्ति के लिए जिम्मेदार जो राशि होती है उसको मूल्य ह्रास कह सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू एन एसेट बेस्ड ऑन इट्स यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने मोबाइल खरीदा है, या मान लीजिए वीडियो कैमरा खरीदा और ये आज से जो है 1.5 साल 2 साल पहले खरीदा, तो उस समय इस पर जो है कहीं ना कहीं टैक्स पे किया गया होगा। लेकिन अगर वर्तमान में भी इसके ऊपर फिर से टैक्स डाल दिया जाए तो वो दोहरा क्या हो जाएगा, टैक्सेशन हो जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या कि इसकी कीमत को हम लोग माइनस कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन निकल आएगा, राइट। आफ्टर दैट इसमें आता है नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, यानी कि शुद्ध विदेशी कारक आय। अब विदेशी कारक आय से क्या तात्पर्य, देखो भारतीय नागरिकों या फिर कंपनियों के द्वारा अपने देश से बाहर, मतलब भारत से बाहर जो है उत्पन्न जो कुल आय है और उस देश के भीतर विदेशी नागरिकों के द्वारा जो उत्पन्न कुल आय है, इसके बीच का जो रेशियो है, अनुपात है, उस अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या है, शुद्ध विदेशी कारक आय है। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। लेट कर लेते हैं कि ए नाम का कोई भारतीय व्यक्ति है जिसने विदेशों में लगभग जो है 200, चलो यहां पर हम लोग फिलहाल रुपीस में ही मान लेते हैं, रुपीस क्या है, कमाए हैं, राइट। और बी नाम का कोई विदेशी व्यक्ति है जिसने भारत में कितना 150 रुपया कमाया है, राइट। मेरी बात समझना, ए नाम का व्यक्ति जो भारतीय मूल का है उसने विदेश में जाकर 200 रुपया कमाया, और कोई विदेशी बी नाम का व्यक्ति जो भारत में आकर 150 रुपया कमाया है। तो इसके बीच में देखो इंडिया से देश के बाहर कितना पैसा गया, 150 रुपया, और बाहर से कितना आया, 200 रुपया। मानी कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय व्यक्ति को 50 रुपए का लाभ हुआ है। तो ये वो शुद्ध आय की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये शुद्ध विदेशी कारक है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि अब देखो ये ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, समटाइम ये नेगेटिव भी हो सकता है, समटाइम ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव के केस में हम लोग इसको कह सकेंगे कि ये किसका है, इनकम मेथड का एक हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक जो इनकम मेथड से जीडीपी निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है, वो जो है यहां पर मामला ठीक होगा। अब दूसरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जो व्यय
व्यय की विधि होती है। अब किसी भी देश में अगर हम लोगों ने निकालना है वहां की जीडीपी, तो इसका एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जानते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कितना खर्च किया जा रहा है। अब किन सेक्टर्स में खर्च किया जा रहा है उस पर बात कर देते हैं। देखो, यानी कि जीडीपी की गणना व्यय विधि के उपयोग के द्वारा भी की जा सकती है, जो कि एक अर्थव्यवस्था के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्चे को दर्शाती है। कुल कितना खर्चा किया है, टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया है उसको दर्शाती है। और व्यय विधि खर्च की श्रेणियों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद को विभिन्न घटकों के रूप में विभाजित करती है, और व्यय पद्धति के माध्यम से गणना की गई जीडीपी के मुख्य घटक जो हैं वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमारे पास में आता है, और फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू CIG प्लस NX। कई बुक में जो है इसको TB भी लिखा हो सकता है, तो आप इसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हों। अभी मैं इस पे बात कर रहा हूं क्या है। देखो, C की यदि हम लोग यहां पर बात करें तो ये क्या है, कंजम्पशन है, मतलब सरकार के द्वारा कुल कितना उपभोग किया जा रहा है, राइट, यानी कि कुल कितना कंजम्पशन किया जा रहा है। I का मतलब यहां पर इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश से है, कि कुल कितना निवेश किया गया है किसी क्षेत्र में। G का मतलब यहां पर है दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय या सरकारी खर्चा जो होता है, राइट। और यहां पर N और X की बात करें, जिसको मैंने T और B भी लिखा है, ट्रेड बैलेंस जिसको कहते हैं, यानी कि भुगतान संतुलन। और भुगतान संतुलन क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट, यानी कि हम लोगों ने कितना जो है निर्यात किया और कितना आयात किया है उसका जो हमारे पास में रेशियो निकलता है उसको ट्रेड बैलेंस कह सकते हैं, जिसको N और X से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो ये इसको जो है नापने का, इसको मापने का क्या है, एक साधन है, जिसमें फॉर्मूला याद रखना एक्सपेंडिचर मेथड का फ्रेंड्स, और वो फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू CIG प्लस NX, ये जिसको TB भी लिख सकते हैं, राइट। अब जरा इसको हम लोग इन फैक्टर्स को ध्यान से समझते हैं कि क्या कंजम्पशन के भीतर आएगा, ठीक है, उपभोग में कौन कौन सी वस्तुओं को जो है यहां पर रखा जाएगा। देखो, मैंने जैसा आपसे कहा कि C स्टैंड फॉर द कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन यानी कि ये वस्तुओं और सेवाओं पर परिवारों के द्वारा कुल खर्च का प्रतिनिधित्व करता है, कि टोटल किसी फैमिली ने कितना खर्च किया है किसी वस्तु को खरीदने में या उसको जो है कंजम्पशन करने में, उपभोग करने में। इसके भीतर जो है देखो सभी प्रकार के टिकाऊ सामान आ सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार आती है इसमें, ठीक है, अप्लायंसेस आ सकते हैं, उपकरण जो भी होते हैं हमारे पास में। इसके अलावा नॉन ड्यूरेबल थिंग्स भी कुछ आती हैं, जैसे हम लोग फूड की बात कर लें या यहाँ पर क्लोथिंग्स की बात कर लें, कपड़ों की बात कर लें। इसके अलावा सर्विसेज में जैसे हेल्थ फैसिलिटीज आ गई, या परिवहन यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो सारा किसके भीतर है, कंजम्पशन के भीतर आता है, राइट। इसके अलावा उपभोग जो है उसमें आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक जो है उसको शामिल किया जाता है। वी कैन से दैट कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द टिपिकली द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द जीडीपी, सबसे ज्यादा लोग इसी पर व्यय करते हैं। आप देखिए, कार है, अप्लायंसेज है, या फिर गुड्स हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग्स हो गया, तो इस पर काफी व्यय करते हैं हम लोग, राइट। तो ये इसमें रखा जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड में C, यानी कि कंजम्पशन का ये मतलब है। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश किस पर किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द स्पेंडिंग ऑन द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब यहां पर क्या है, जो पूंजी वस्तुएं होती हैं उन पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं मतलब देखो जो लंबे समय के लिए टिकती हैं, ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें मशीनरीज की बात कर देते हैं, अप्लायंसेस की बात कर लेते हैं, जो अलग अलग अप्लायंसेस हैं, इक्विपमेंट से उपकरण हैं, उनकी यहां बात कर लेंगे। इसके अलावा घर बनाते हैं तो घर बनाने में निवेश करते हैं, भूमि खरीदते हैं, लैंड जो होता है उसको खरीदते हैं, तो ये सारा इसमें क्या होता है, शामिल होता है। इसके अलावा रेजिडेंशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग कहीं पर करते हैं या कोई मकान है उसको जो है इंप्रूव करने में जो पैसा लगाया जाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, बिजनेसेस इसमें शामिल हो सकते हैं, हाउस होल्ड इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे गवर्नमेंट कोई खर्च करती है तो वो भी इन्वेस्टमेंट में शामिल किया जा सकता है। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में पहले तो आपको फॉर्मूला रटना है और फिर उसके बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, कंजम्पशन में क्या आएगा, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है यानी कि जो सरकारी खर्चे या सरकारी व्यय है उसमें क्या शामिल होता है। देखो यदि मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसमें सभी प्रकार के सरकार के खर्चे होते हैं, जो भी सरकार ने किसी वस्तु पर यानी कि किसी गुड पर या किसी सेवा पर किया हो, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी अवसंरचनात्मक विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, सरकार उस पर जो पैसा लगाएगी वो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के भीतर आएगा, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग्स है। इसके अलावा बात करें हम लोग तो गवर्नमेंट जो है क्या करती है, जितने भी सरकारी कर्मचारी उनकी सैलरीज देती है, ऑब्वियसली बात है वो इसमें शामिल होगा। प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस पर जो सरकार खर्च करी है, एजुकेशन शिक्षाओं पर जो खर्च हो रहा है, हेल्थ केयर पर खर्च हो रहा है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की है, तो ये सारा क्या है, सरकारी खर्चा है जिसको एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट किया जा सकता है।
आफ्टर दैट लास्ट में एक और आता है NX। अब मैंने यहां क्या कहा, देखो NX क्या है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है, नेट एक्सपोर्ट, और साथ में जो है हमने किसी भी देश के साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना किया, ठीक है। ये मतलब एक हमारे पास में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का रेशियो है, और इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, मतलब अपने जो है टेरिटरी के भीतर, घरेलू क्षेत्र के भीतर जितना भी उत्पादन किया जा रहा है किसी वस्तु का या किसी सेवा का, उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। किस चीज में, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम द अदर कंट्री, दूसरे देश से हमने कितना खरीदा, वही तो इंपोर्ट है ना, उसको माइनस कर देंगे। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जब आप लोग करोगे तो वो आपका निकल आएगा क्या, दैट इज नेट, हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, तो वो हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस को यहां पर कैलकुलेट कर देगा। अपोजिट नेट एक्सपोर्ट वैल्यू कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी व्हाइल अ नेगेटिव वैल्यू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द जीडीपी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारा, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, अगर इंडिया जो है वो प्लस में चल रहा है तो जीडीपी में उसको ऐड करेंगे, माइनस में चल रहा है तो उसको जो है माइनस कर देंगे, उसको घटा देंगे। तो ये दूसरा हमारे पास में मेथड आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं द एक्सपेंडिचर मेथड। मैं जान पा रहा हूं कि यहां तक जो है शायद आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब अंतिम मेथड पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, और वो है प्रोडक्शन मेथड, जिसको जीवीए भी कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो होता है या ऐड जो होता है उसको जीवीए कहते हैं, राइट। अच्छा, पहले देखो सवाल क्या है जीवीए मेथड का यहाँ पर, या क्या होता है जीवीए। होता वास्तव में यह है कि कोई भी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र को, प्राइमरी क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को, जहां पर कोई भी वस्तु प्रत्येक चरण से गुजरती हो तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होता चला जाता है, जिसको हम लोग जीवीए का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बात करूं, लेट कर लेते हैं कि मार्केट में क्या मिलता है, एक आटे का बैग मिलता है, ठीक है। एक जो है आटा बैग मिलता है, फ्लोर का जो बैग होता है वो मिलता है, और लेट कर ले तो उसका एमआरपी होता है 250 रुपया, मान लेते हैं, ठीक है। 5 किलो बैग जो है 250 रुपये का आ जाता है। तो वो जो आटे पर जो लिखा है वैल्यू, वो क्या है, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो अंतिम मूल्य उसका। लेकिन जो वास्तव में उस आटे पर 250 कोई कस्टमर, कोई ग्राहक उसको खरीद रहा है, तो क्या वास्तव में वो कंपनी के भीतर या वास्तव में फैक्ट्री के भीतर भी 250 का बना होगा? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन चार्ज लगा होगा, राइट। और उस आटे का निर्माण गेहूं से हुआ। अभी इसका मैं उदाहरण देता हूं, एक बार उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन मेथड कैलकुलेट्स जीडीपी बाय समिंग, सम मतलब जोड़ना सारी चीजों को, ठीक है। समिंग अप द वैल्यू एडेड एट each stages of the production across all the industries within an economy, right. It involves measuring the value of all final goods and services produced within a country during a specific time period, एक साल के भीतर हो सकता है। And the step involves in the production method includes, अब ये क्या क्या शामिल करता है इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, that is gross value addition, that is GVA, वैल्यू ऐड इसमें हो रहा है, ठीक है। आप पहले इसको ध्यान से समझना, इसमें वैल्यू ऐड हो रहा है, और GVA रिप्रेजेंट करता है वैल्यू एडिशन बाय ईच इंडस्ट्री एंड सेक्टर इन द इकोनॉमी, एंड इट कैलकुलेट्स बाय द सब्सट्रैक्टिंग, घटाना है द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड, यानी कि जो मध्यस्थ वस्तु है उसको यदि घटा भी देंगे तो भी हमारा GVA निकल आएगा, राइट। इसके अलावा हम लोग इसमें सर्विस की बात करते हैं, जो इनपुट होता है उसको माइनस कर देंगे तो टोटल वैल्यू निकल कर आएगा। खैर चलिए इसको उदाहरण से और आसान ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण के रूप में बताने का प्रयास किया है, एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि लेट कर लीजिए एक किसान है, एक कृषक है, और ये कृषक क्या करता है, ये गेहूं की खेती करता है, राइट। ये जो है गेहूं की खेती करता है, और लेट कर लेते हैं कि इसने जो है 10 किलो गेहूं, कम बता रहा हूं बट कोई बात नहीं, हमें जो है उदाहरण बताना है, तो लेट कर लेते हैं इसने 10 किलो गेहूं जो है इसको प्रोडक्शन करने में इसका पैसा लगा था लगभग मान लेते हैं 50 रुपीज़, राइट। 50 रुपये में उसने 10 किलो गेहूं को उपजाया है, मतलब उसने उसमें बीज खरीदा, उसमें उसका लेबर लगा है, उसमें उसने रेंट दिया है, जितना भी उसने करना था 50 रुपये में 10 किलो गेहूं बनकर तैयार हो गया। अब वो किसान क्या करेगा कि उस गेहूं को बेच देगा, कहाँ, मार्केट में, और मार्केट में उसका जो खरीदार होगा, कोई भी जो बिजनेसमैन होगा, खरीदार होगा, पतंजलि ने कहा भाई हमें दे दो बिस्किट्स बनाने, राइट। तो पतंजलि ने अगर वो खरीदा तो अब वो ऐसा नहीं कि 50 का उसने प्रोडक्शन किया तो 50 में बेचेगा, किसान को अपना लाभ भी कमाना है, राइट, उसको भी जो है अपना परिवार चलाना है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, इस 50 रुपए के प्रोडक्ट को वो 70 रुपीज में बेच देगा। इट मीन्स कि बीच में कितने रुपए का एडिशन हो गया है, दैट इज 20 रुपीज का, राइट। 50 में प्रोडक्शन हुआ, 70 में उसने जो है शॉप की कोई जो फैक्ट्री का ओनर था उसको बेच दिया, राइट। अब वो फैक्ट्री वाले ने उसमें क्या किया, अब देखो गेहूं गया था तो लेट कर लेते हैं कि फैक्ट्री वाले ने उस गेहूं का बनाया बिस्किट बना दिया, राइट, पतंजलि बिस्किट बन गया है।
अब इस बिस्किट को बनाने में वहाँ पर जो है मशीनरी वर्क लगा होगा, लेबर लगा होगा, उसमें जो है समय लगा, मशीन्स लगी होंगी, राइट। तो इसमें क्या किया उसने, फाइनल बिस्किट बनाकर तैयार किया और उस पर MRP डाल दिया कि ये क्या है 90 रुपीज़ का है, विच मीन्स इसने भी क्या कर दिया 20 रुपये का एडिशन कर दिया। होल्ड ऑन, अब ये बिस्किट उस कंपनी से निकल कर गया किसके पास में, होलसेलर के पास में। अब जो होलसेलर है, इस होलसेलर ने कहा भाई कि अगर मैं इसको बाजार में बेचूंगा तो थोड़ा मुनाफा मैं भी कमाऊंगा, और लेट कर लेते हैं कि उसने होलसेलर ने इस पर क्या कर दिया 10 रुपये का चार्ज बनाकर इसका जो है कीमत 100 कर दिया, राइट। यानी कि उसने इसमें 10 रुपये का एडिशन कर दिया। और फाइनली वो होलसेलर के बाद वो बिस्किट का पैकेट गया किसके पास में, जो किराना की दुकान होती है, जो रिटेलर शॉप होता है, और रिटेलर शॉपकीपर ने जो उसको 100 रुपये का पड़ा था, अब अपना भी लाभ कमाएगा, तो उसने इस बिस्किट को मान लेते हैं कि बेचना शुरू किया 120 रुपये में, यानी कि प्लस 20 रुपये का उसने एडिशन कर दिया। और फाइनल देखो, एक गेहूं जिसका जो है उत्पादन 50 रुपये में हुआ था, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनकर जो बिस्किट तैयार हुआ वो बिका है मार्केट में कितना, 120 रुपीज में। तो इस बीच जितना भी एडिशन हुआ है, जितना भी आप इस बीच में एडिशन देख रहे हैं, 20 रुपये, 20, 40 रुपये, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 10 रुपये का एडिशन हुआ था, 50 रुपया, ठीक है। फिर इसमें जो है 20 रुपये का एडमिशन हुआ था, तो 70 रुपया, लगभग 70 रुपये का उसने एडिशन किया था, राइट। तो वो जो एडिशन हमारे पास में है वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका GP। वो क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो गया। अब हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा था, देखो अब हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या कहा था कि आप इसमें चाहो तो इसमें सब्सट्रैक्ट कर सकते हो जो इंटरमीडियरीज हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं। देखो स्टार्टिंग में हमने गेहूं की कीमत कितनी बताई थी, 50 रुपया, और इंटरमीडियरी उसमें जो है लगभग कितने जो है और जुड़ गए थे, 70 रुपये। तो 7 और 5 12, यानी कि 120 का वो बन गया था। तो अगर हमें इसका GVA निकालना है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, उन जो है 70 में से, या मान लीजिए उन जो है 120 में से 70 रुपया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में मूल्य आ जाएगा जो कि 50 का बना था। समझ में आ रही है मेरी बातें। देखो टोटल इसमें 70 रुपए का एडिशन हुआ था ना, और अगर हमने फॉर्मूला के अनुसार देखना है तो हमने कहा कि जो 70 रुपए का एडिशन हुआ था उसको आप फाइनल गुड्स में से माइनस कर लीजिए, तो 120 माइनस 70 करोगे तो आपका 50 आ जाएगा, और ये इसका प्रोडक्शन का कीमत था। तो इस मेथड के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो सकता है, राइट। तो ये पहली चीज समझ में आई होगी आपको। चलिए, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन मेथड के क्या क्या जो है चरण हो सकते हैं। तो पहला चरण है GV में, जहां पर एडिशन होता है। इसके अलावा बात करें तो GVA का सारांश निकलता है, समिंग अप होता है इसका, प्रत्येक उद्योग के GVA की गणना की जाती है, और इन मूल्यों को अर्थव्यवस्था के कुल GVA में, अर्थव्यवस्था में जो कुल GVA उसमें निर्धारण करने के लिए एकत्रित किया जाता है, इनको जो है एक साथ जोड़ा जाता है, और एकत्रीकरण करने के बाद इसको जो है लेन देन में ध्यान रखा जाता है और दोहरी गणना से इसमें बचा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट की, यानी कि बाजार कीमतों पर GDP निकालने के लिए उत्पाद पर जो शुद्ध मूल्य है या शुद्ध कर है, अप्रत्यक्ष हो, उसमें से सब्सिडी माइनस कर देंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए GVA को जोड़ा जाता है, समायोजन किया जाता है, और इस प्रकार से आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हम लोग जान सकेंगे कि उत्पादन विधि के आधार पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक चरण में जो एडिशन हुआ है उसको जोड़कर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो वो क्या निकल आएगा हमारा, दैट इज GDP। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो 3 मेथड्स हम लोगों ने GDP के समझने का प्रयास किया है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो उसको कमेंट बॉक्स में। और दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई रियली होप कि जो है चीज़ें क्लियर हैं, ओके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल से जुड़े अभी तक जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।